दोस्तों, आप लोगों के डिमांड के मुताबिक आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हूं। जी हां, आज हम लोग नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है परीक्षकों का ऐसा मानकर चल सकते हैं कि बहुत ही प्रिय प्रश्न है। कहने का तात्पर्य कि बहुत से परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछी जाती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों को बताने के साथ साथ आपको इसका लिखित रूप भी प्रदान कराऊंगा। आप सभी को बता दूं, हम लोग का ये जो आधुनिक काल है इसे भी लगभग 5-6 खंडों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है भरत तेंदु युग। भरत तेंदु युग की समय सीमांकन को आप 1868 से लेकर 1902 तक मान सकते हैं। उसके बाद आता है द्विवेदी युग 1903 से लेकर 1916 तक। फिर आता है छायावाद 1917 से लेकर 1936 तक। उसके बाद प्रगतिवाद आता है 1937 से लेकर 1943 तक। उसके बाद प्रयोगवाद आता है 1944 से लेकर लगभग 1955 तक चलता है, उसका कोई वो नहीं है। उसके बाद आती है नई कविता, उसके बाद फिर आती है समकालीन कविता, फिर साठोत्तरी कविता। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि सीक्वेंस के साथ में नई कविता कब आई, लगभग 1951 के आसपास। अब यहाँ बहुत से बच्चों का ये प्रश्न हो सकता है कि सर 1951 को तो 52 को तो समकालीन कविता भी पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कि 1952 लगभग 1952 से नई कविता का प्रारंभ होता है और इसका जो प्रवाह जो है बहुत आगे तक जाता है। फिर उसमें कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि 1960 के बाद में तो सर फिर साठोत्तरी कविता है। तो ये कन्फ्यूज़न को मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए कि 2022 में हम लोग का अभिनेता अक्षय कुमार का लगभग कितना मूवी आया, 3-4 मूवी आया। ठीक है, सबसे पहले एक आया राम सेतु मूवी आया। ये इसमें कुछ आर्कोलॉजिस्ट कुछ खोज की मूवी थी। उसके बाद में आया रक्षाबंधन, ये पारिवारिक मूवी थी। उसके बाद में फिर आया आपका ये सम्राट पृथ्वीराज, ये ऐतिहासिक मूवी थी। फिर बच्चन पांडे आया, ये थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का मूवी था। तो देखिए, एक्टर तो एक ही है लेकिन इनकी मूवी जो है 3-4 प्रकार की मूवी आई और हर मूवी जो है वो अलग अलग कैटेगरी में आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोग जो नई कविता पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ में आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूँ कि अज्ञेय जो है वो नई कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, तो आपका प्रश्न हो सकता है कि सर ये तो प्रयोगवाद में भी गिने जाते हैं, सर समकालीन कविता में भी तो अज्ञेय को पढ़ाया जाता है, फिर वहीं साठोत्तरी कविता में भी तो अज्ञेय को पढ़ाया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न बच्चों में हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे कि अक्षय कुमार का अलग अलग मूवी आया, उसी तरह से इन लेखकों ने भी अलग अलग विषय पर, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक इन लोगों ने जो कविताएं लिखी, अब उनके कविता को विभक्त कर दिया गया। उनकी कुछ कविताएं जो है वो कविता नई कविता की श्रेणी में आ गई। उसी तरह से कुछ कविता जो है आपका समकालीन कविता में आ गई, कुछ साठोत्तरी कविता में आ गई, और उसी तरह से कुछ कविता जो है वो प्रयोगवाद में आ गई। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो 1952 के बाद में जो कविता आई उसको हम नई कविता कहेंगे। उसी में कुछ कविता ऐसे भी है जिनको हम लोग समकालीन कहेंगे। फिर उसी तरह से 1960s के बाद में और एक कविता जुड़ जाती है और वो है साठोत्तरी कविता। ठीक है, और आपको परेशान नहीं होना है, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर मैं आपको साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, मतलब कि सभी कविता पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वैसे हालांकि इस बात को मैं अंत में बोलता हूं, लेकिन आज आपसे प्रथम में ही गुजारिश कर ली कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों का आज का विषय है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां को आप विशेषता भी कह सकते हैं, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवृत्तियां का मतलब, विशेषता का मतलब या फिर काव्य सौष्ठव का मतलब, सबका मतलब एक ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो पहले नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको नई कविता इसको समझाने की जरूरत है। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, मनमोहन सिंह ना, अब कौन है,
नरेंद्र मोदी। तो अब अभी वर्तमान समय में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये नया मतलब कि 1952 या फिर 51 के बाद में जो कविताएं लिखी गई उनमें से कुछ कविताओं को नई कविता के श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उनका भाव भंगिमा जो है बिल्कुल पुराने परंपरागत कविताओं से बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था, इसलिए उसको नई कविता कहा गया। अब विशेषता तो आपको पता ही है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये एक पेन है, ये सेलो मैक्स राइटर है। अब ये सेलो मैक्स राइटर पेन की खूबियाँ क्या क्या है, इसका फीचर्स क्या है? ये काले रंग का है, ठीक है, इसमें काली स्याही है और ये लिखने में बड़ा स्मूथ है, तो ये इसकी विशेषता है। तो अब हम लोग नई कविता जो बोल रहे हैं, उन नई कविता की क्या क्या विशेषता रही है, उन विशेषताओं का हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल उदाहरण सहित। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तावना में हम लोग आखिर लिखेंगे क्या। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखते हैं कि प्रस्तावना में लिखिए कि हिंदी साहित्य जगत में सन 1951 ईस्वी के बाद में नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। कुछ बच्चे यहाँ मुझसे आग्रह करते हैं कि सर आप डेट भी हिंदी में बताया करिए, तो हिंदी में बता दूँ सन 1951 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी साल अज्ञेय का दूसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ था। तो इसी दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ साथ नई कविता का प्रारंभ भी जो है 1951 से मानी जाती है। हालांकि इस विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान 1951 मानते हैं, कुछ विद्वान 1943 से ही मानते हैं, ठीक है। तो जो प्रयोगवाद की कविता हैं, तो इसी तरह से मतलब विवाद है और इसके परिभाषा को भी लेकर विवाद है। अब उन विवादों को हम अगर यहाँ लिखने लगेंगे तो हम विषय से भटक जाएंगे। तो बहरहाल हमें क्या प्रमुख प्रवृत्तियों पर पॉइंट ऑफ व्यू होते हुए लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद अब नई कविता क्या है, तो कहा जाए तो नई कविता जो है उन कविताओं को कहा जाता है जिसमें नई काव्य रुचि, ठीक है, नई काव्य रुचि, नई संवेदना, नई सौंदर्य का बोध हुआ है। नई कविता के कवि जो है वो परंपरागत विषयों से हटकर, ठीक है, परंपरागत विषयों से हट, परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही उन विषयों से हटकर उन लोगों ने एक नए कविता का सृजन किया, ठीक है, जिसका भाव भंगिमा भी अलग था और चेतना भी अलग था। आपको बता दूं कि ये जो प्रयोगवाद है और नई कविता, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो नई कविता है कहीं ना कहीं नई कविता जो है वो प्रयोगवाद से ही विकसित हुई है। इसीलिए आपको मतलब प्रयोगवाद और नई कविता के विशेषताओं में, प्रवृत्तियों में बहुत सा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। और कवि तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कवि तो है ही, प्रयोगवाद के कवि ने नई कविता पर भी लिखा, समकालीन पर भी लिखा, साठोत्तरी पर भी लिखा। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप ने नई कविता का संकलन किया, ठीक है। 1954 में नई कविता का इन्होंने संकलन किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप, ये बिंदु मैंने इसलिए इस बिंदु का जिक्र किया क्योंकि नई कविता में इन दोनों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन लोगों ने जो नई कविता का संकलन किया, संकलन मतलब बहुत सारी नई कविताओं को इन्होंने इकट्ठा किया और उसको प्रकाशित किया, ठीक है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनका जिक्र हमें करना अति आवश्यक है। फिर आगे देखिए कि क्योंकि ये जो नई कविता है ये परंपरागत कविताओं से इतनी भिन्न थी, इतनी अलग थी कि कुछ लोग जो है इसे अकविता कहने लगे। अकविता, देखिए आगे में अ लगा है, फिर कविता, मतलब कि ये कविता है ही नहीं, ये मतलब कि कविता से परे है, कविता से अलग है। इसका भाव भंगिमा, इसका रचना जो है बहुत ही भिन्न था परंपरागत कविताओं से, मतलब इससे पहले जो कविताएं लिखी जाती थी उससे बिल्कुल भिन्न था। ये जो नई कविता है ये किसी भी बंधनों में बंध कर नहीं लिखते थे कवि, जो मतलब ना इसमें छंद पर ध्यान दिया गया, ना रस, ना अलंकार, मतलब किसी भी नियम के बंधनों से ये बंध कर नहीं लिखते हैं। और यहाँ तक कि जो पुराने समय में जो उपमानों का, बिंबों का, प्रतीकों का यूज़ किया जाता था, उन प्रतीकों को भी इन लोगों ने बदल दिया। मतलब बिल्कुल एक नए प्रकार से इन लोगों ने ये कविता लिखा, इसलिए इस कविता को कुछ लोग अकविता भी कहते हैं क्योंकि ये कविता से परे है, जरा सा हटके है। नई कविताओं के कुछ प्रमुख रचनाकार है जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, उसके बाद आपका श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
अज्ञेय, उसके बाद धर्मवीर भारती इत्यादि। यहाँ पे मैं आपको हर कवि का नाम नहीं गिना सकता, इसलिए कुछ मैंने गिने चुने नाम को दे दिया। और यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरा सप्तक जो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में जितने भी साथ साथ जो कवि थे, उन सभी कविताओं को नई कविता के श्रेणी में भी गिना जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रमुख कविताओं को देख लेते हैं कि नई कविता में कौन कौन सी कविता जो है वो प्रमुख है। यहाँ भी हम लोग केवल प्रमुख कुछ कविताओं का ही जिक्र करेंगे, जैसे सन्नाटा, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, साये में धूप, भटका मेघ। और फिर वही बात कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में जितनी भी कविताएं हैं वो सभी कविता जो है नई कविता के अंतर्गत में आ जाती हैं। ठीक है, नई कविता के आंदोलन में आप विभिन्न प्रकार के वाद, उसके बाद दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसॉफी को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के कवि हुए और विभिन्न प्रकार के कवियों ने विभिन्न विभिन्न विषयों पर अपनी कविताएं लिखी। तो बहुत सारा वेराइटीज आपको देखने को मिलेगा नई कविता में। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप अंतिम लाइन लिखिए कि अब आगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर प्रमुख विशेषताएं विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहली प्रमुख प्रवृत्ति होगी नवीनता का चित्रण। जी हाँ, क्योंकि ये नई कविता है तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे पहला जो प्रमुख विशेषता होगा वो है नवीनता का चित्रण। जो ये नई कविता थी वो किसी भी वाद से बंधी नहीं थी। वाद मतलब कि किसी भी उक्ति से, किसी भी कथन से बंधी नहीं थी, ये बिल्कुल वाद मुक्त कविता थी। इन कविताओं में कवियों ने नवीन जीवन मूल्यों को प्रस्तावित किया है। ठीक है, और ये जो नई कविता है इसमें नए भावबोध, नए चेतना और नए शिल्प विधान को कवियों ने उभारा है, जो कि समाज की आवश्यकता थी। ठीक है, समाज के आवश्यकता अनुसार उन्होंने इन कविताओं में नयापन लाया, नया भाव भंगिमा लाया, नया शिल्प विधान लाया। और ये जो नई कविता है इसका जो रूप है वो पुराने परंपरागत कविता से बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल हटके थी। तो उदाहरण सहित आप हम यहाँ पर आगे की कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। वही आप दूसरी पंक्ति भी लिख सकते हैं कि ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर रहे हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोगों ने नवीनता का जिक्र किया है। अब ये जो पंक्तियाँ मैंने दिया, जब आप आगे की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे वहाँ पर आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि यहाँ पढ़े तो वहाँ भी काम आ जाए, वहाँ पढ़े तो यहाँ काम आ जाए। आप लोग का शिकायत होता है कि सर इतने सारे उदाहरण हम याद नहीं कर पाते हैं। तो जब आप आगे को पढ़ रहे हैं तो उस समय इस पंक्ति को याद कर लिया, अब जब नई कविता लिख रहे हैं तो बस इधर ढाल दीजिए, इसे कोटेट कर दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस, संतुलन बनाते हुए हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब नई कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता है बौद्धिकता। बौद्धिकता को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बौद्धिकता है ये एक प्रकार से नई कविता का दोष भी आप इसको मान सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो नई कविता के जो कवि लोग हुए वे बौद्धिकवाद थे। मतलब कि जो नई कविता के कवि है वे उन्होंने अपने बुद्धि के आधार पर बहुत सारी कविताएं लिखी और उसका समाधान भी वो लोग बौद्धिक धरातल पर खोजते हैं। अब मतलब कि बौद्धिकता में आप और एक लाइन लिखिए कि बौद्धिकता का अर्थ ये है कि ऐसा विचार जो भावना के बिना अस्तित्व में आए। मतलब कि वो लोग दिल से ज़्यादा नहीं सोचते, बस बुद्धि के तौर पर, दिमागी तौर पर वो सोचते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं और वो लिखते हैं। कहने का मतलब उनमें भावनाओं की कमी थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण लिख सकते हैं कि ज्ञान और मर्यादा, उसका क्या करेंगे हम? उसको पीसेंगे या उसको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे? तो इस उदाहरण को आप लोग इस बिंदु पर लिख सकते हैं। नई कविता की अगली प्रमुख विशेषता प्रवृत्ति होगी व्यक्तिकता। अब व्यक्तिकता से समझिए, मान लीजिए कि ये एक भीड़ है, एक बहुत बड़ा भीड़ है, ये पूरा समाज, सोसाइटी है। तो उसी में फिर मैं कवि हो गया और मैं आसपास की चीज़ों को देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने जो घटित हो रही है, जो मैंने निजी अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपने आँखों से देखा है, उन सभी चीज़ों पर अधिक मान्यता देते थे। कौन? नई कविता के कवि जो थे।
तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नई कविता के जो कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं में निजी मान्यताओं को, निजी विचारों को और निजी अनुभवों को अधिक बल दिया है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, तब मैं एक एकांकी मन। तो इस बिंदु को, इस उदाहरण को आप लोग इस बिंदु पर कोटेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको जो बिंदु दे रहा हूँ उस बिंदु में मैं बिंदु दे रहा हूँ, 2-3 लाइन लिख रहा हूँ, फिर उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपको ये जो प्रश्न का उत्तर जब आप तैयार करेंगे आपको सहजता हो। नहीं तो व्यक्तिकता हो गया, बौद्धिकता हो गया, इस पर मैं बहुत लंबी लंबी भाषण दे सकता हूँ, बड़े लंबे लंबे नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन फिर लंबे नोट्स का करेंगे क्या? पूरा किताब छाप दीजिए फिर भी तो मार्क आपको, अंक तो वही मिलना है जो निर्धारित है। इसलिए बस मेन पॉइंट को लिखना है, फिर उदाहरण देना है, फिर आगे बढ़ना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। अब अगला बिंदु है व्यंग्यात्मकता। नई कविता की ये बहुत प्रमुख विशेषताओं में से, प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक रही है कि व्यंग्यात्मकता। नई कविता के लगभग सभी कवियों ने अपने कविताओं में व्यंग्य किया। व्यंग्य मतलब कि टिप्पणी करना, जैसे कि आपने देखा कि अरे ये आदमी तो बड़ा खड़ूस है, ये क्या है? व्यंग करना है, ठीक है। ये इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये क्या हम लोगों को पढ़ाएगा, ये टीचर तो क्या है, बड़ा खड़ूस है, बड़ा अकड़ू है, ये क्या है? आप व्यंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कविताओं में हर प्रकार की व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है हमें। वो फिर चाहे सामाजिक हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, या फिर राजनीतिक हो, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर आर्थिक हो, फाइनेंशियली हो, या फिर धार्मिक हो मतलब कि रिलीजियस हो, या फिर आपका पारिवारिक हो, फैमिली से हो, मतलब तमाम इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में, विषयों पर उन्होंने व्यंग किया है अपनी कविताओं में। तो ये उनकी कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता और सबसे बड़ी हथियार में से एक रही है। इन कवियों ने नए नए उपमानों का, बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग करके इन लोगों ने व्यंग किया है और कहीं कहीं सीधा प्रहार किया है। बातों को घुमावदार प्रकार से नहीं बल्कि फेस टू फेस उन लोगों ने प्रहार किया है, व्यंग किया है। और इस व्यंग्यात्मक शैली ने उनकी कविताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि आगे की बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, सांप सांप तुम सभ्य हुए नहीं होगे, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सिका डसना, विष कहाँ से पाया। तो ये आगे की पंक्तियां हैं, बिल्कुल व्यंग्यात्मक। इसके लिए ये उदाहरण जो है बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है। वही आप दुष्यंत कुमार की एक पंक्तियों को भी लिख सकते हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। कुमलाने लगे हैं मतलब कि मुरझाने लगे हैं। तो इसमें व्यंग्यात्मकता की झलक आप देख सकते हैं। ये पंक्ति जो है दुष्यंत कुमार की है। अगली और प्रमुख प्रवृत्तियां है यथार्थ चित्रण। यथार्थ मतलब सच्चाई, वास्तविकता, ठीक है। तो यथार्थ चित्रण नई कविता के और नई कविता के कवियों की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। इन्होंने अपने कविताओं में समाज का यथार्थ, मानव के जीवन मूल्यों का यथार्थ, उसके बाद लोकतंत्र का यथार्थ, मानव पीड़ा का यथार्थ, निम्न वर्गीयों का यथार्थ, निम्न वर्गीय मतलब जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनके पीड़ाओं का यथार्थ, इन सभी यथार्थों का जिक्र इन लोगों ने अपने कविताओं में किया है। तो उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं कि काम न मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चे को लिए कूद पड़ी हुंजरी कुएं में, कुएं का पानी ठंडा। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। बड़ा ही इसमें यथार्थ चित्रण हुआ है, ठीक है, कि जब वो कुएं में कूद पड़ी तो उसका कुएं का पानी भी कैसा था, ठंडा था। मतलब कि जो निम्न वर्गीय लोग जो होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को जीते जी भी शांति नहीं है, भूखे हैं और इनका मरना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। मौत के मरना भी इनके लिए बड़ा कठिन है, जीना भी इनके लिए बड़ा दुभर है। यहीं पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आप और एक पंक्तियों को लिख सकते हैं कि जब सब बोलते थे वो चुप रहता था, जब सब बोलते थे वो चुप रहता था, लेकिन जब गोली चली सबसे पहले वही मारा गया। जब गोली चली सबसे पहले वही मारा गया। तो इन दोनों ही उदाहरण को आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको सहूलियत लगे आप लोग कर लीजिएगा। अब अगली प्रमुख प्रवृत्ति है क्षणवाद।
अब क्षणवाद समझ में नहीं आ रहा। क्षणवाद मतलब कि आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो बीत चुका है, जो भूतकाल है, जो आपका अतीत है, क्या वो आपके बस में है? क्या उसको आप अब बदल सकते हैं? जो बीत चुका है, नहीं ना, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। और जो भविष्य में होने वाला है, हो सकता है कि भविष्य के लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या पता भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सा संकट, कौन सा प्रॉब्लम आपको आने वाली है, कब आपकी मृत्यु होने वाली है, उस पर भी कहने का मतलब कि उस पर भी आपका वश नहीं है। तो आपका जो वश चलेगा वो किस पर चलेगा? वर्तमान पर चलेगा। ठीक है, अभी जो पल आपका है उस पर आपका वश है। तो क्षणभंगुर का मतलब कि, क्षणवाद मतलब कि इन लोग, ये जो जीवन बड़ा छोटा है, मनुष्य का जीवन जो है बड़ा छोटा है, बहुत ही सीमित जीवन है, इस पर ये लोग विश्वास रखते थे। ठीक है, कबीर की भांति ही इन कवियों का भी मानना था कि मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, मतलब कि पलों में नाश होने वाला है और जीवन भर के सुखों से ये लोग, और इनके लिए एक क्षण की खुशी संपूर्ण जीवन से अधिक है। तो यहाँ पर आप आगे की एक पंक्तियों को लिख सकते हैं कि और सब समय पराया है, सिर्फ उतना ही क्षण अपना, तुम्हारे पलकों का कंपना। वही आप और एक पंक्ति को लिख सकते हैं कि हमें विश्वास नहीं जीवन के अजरता पर। अजरता मतलब कि बहुत युगों युगों तक जीने वाला बात पर हम लोगों को विश्वास नहीं है। आज के इस विभक्त जीवन को पूरा जी ले, पी ले, आत्मसात कर ले। आत्मसात कर ले मतलब अपने अधिकार के साथ में अपने जीवन को जी लो। अब अगली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आस्था और अनास्था। अब देखिए, दोनों बिंदु को मैंने एक साथ दे दिया। आस्था मतलब कि विश्वास होना, ठीक है, आशा होना, और अनास्था का मतलब कि विश्वास न होना, अविश्वास, निराशा, ठीक है, भरोसा ना होना उसको कहा जाता है। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि आस्था भी है और अनास्था भी है। जी हाँ, कुछ कवि की कविताओं में आपको निराशा की झलक देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आज़ादी के पास बाद में जो मोह भंग हुआ उसका चित्रण आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वही कुछ कवि की कविताओं में आप लोगों को आशा की झलक देखने को मिलेगी। वहीं कुछ कवि तो ऐसे भी हैं जिन्होंने निराशा के कविताएं भी लिखी और उनकी कविताओं में आशा की कविताएं भी है। तो उदाहरण में आप लिखिए, सबसे पहले अनास्था में लिखिए जिसमें आशा ना हो। ठीक है, तो उसमें लिखिए कि कभी छटपटा कर मुझको आवाज़ दो, कभी छटपटा कर मुझको आवाज़ दो और न कोई उत्तर पाओ, यही समझना कोई इसको धीरे धीरे निगल चुका है, इस बस्ती में दीप जलाने वाला अब नहीं बचा है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। अब आस्था वाले में लिखते हैं, ठीक है, कि जो विश्वास था उन लोगों में, आशा की जो झलक जो हमें जिन कविताओं में देखने को मिलती है उसकी भी एक उदाहरण को लिखते हैं। ये पंक्ति जो है दुष्यंत कुमार की है। दुष्यंत कुमार एक बहुत ही जाने माने कवि और गज़लकार के रूप में जाने जाते हैं। दुष्यंत कुमार ऐसे गज़लकार हैं जिन्होंने गज़लों को प्रेम से लेकर, प्रेम के पीड़ाओं से निकलकर, ठीक है, गज़ल में आप लोगों को क्या सुनने को मिलता था कि प्यार मोहब्बत की बातें और तड़प की बातें, प्यार में बिछोड़ की बातें, वही सब ज़्यादातर अधिकतर देखने को मिलता था। लेकिन दुष्यंत कुमार ने गज़ल को उन सब विषयों से निकलकर सामाजिक विषयों से जोड़ा, लोक कल्याण के विषय से जोड़ा। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब अगली प्रमुख प्रवृत्ति है विद्रोह और आक्रोश का स्वर। नई कविता के कवियों में और उनकी कविताओं में आप विद्रोह का स्वर, आक्रोश का स्वर देख सकते हैं। ठीक है, स्वाधीनता के पश्चात भी हमारा ये जो देश है, देश की जो जनता है वो शासन तंत्र के जंजीरों से बंधे रहे। मतलब कि भले ही ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है देश को छोड़कर चले गए, परंतु अपने ही लोग अपने ही देश पर शासन करने लगे, निम्न वर्गीयों पर, छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो ये जंजीरें जो है वो अभी भी इसी तरह देश में बनी हुई थी। कहने का तात्पर्य कि आज़ादी के बाद में जो सपना देखा था लोगों ने, तो जो वो सपना जो टूटा, उस मोह भंग का चित्रण हम लोगों को इनके कविताओं में देखने को मिलता है। तो उदाहरण सहित आप एक पंक्ति लिख सकते हैं कि इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है,
इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पाँव घुटने तक सना है। ठीक है, उसी के साथ साथ इन लोगों ने जो परंपरागत कविताओं का भी विद्रोह किया। मतलब कि जो पहले के जो कवि लोग थे वो जिस तरह का कविताएं लिखते थे और जिस तरह का उपमानों का प्रतीकों का प्रयोग करते थे, मतलब उन सब का भी विद्रोह किया। और सबसे बड़ी बात, जो जनता, जो पब्लिक थी, अत्याचार देखकर भी, अत्याचार हो रहा है फिर भी खामोश थे, चुप रहते थे, उन पर भी इन लोगों ने विद्रोह किया, उन पर भी ये नाराज हुए, उन पर भी इन्होंने व्यंग भी किया और उनके आक्रोश की भावना उनके प्रति भी आप इनकी कविताओं में देख सकते हैं। तो एक बहुत सी सुंदर सी उदाहरण है, अब इसको लिखिएगा कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी है तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। इस काव्य धारा की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है कि नए प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग। मैं बार बार प्रथम से आपको प्रारंभ से बता रहा हूँ कि इन लोगों ने पुराने उपमानों का, प्रतीकों का, बिंबों का वो किया, खंडन किया। ठीक है, उसको इन्होंने अपनाया नहीं और इन्होंने अपने कविताओं में नए नए उपमानों का, नए नए बिंबों का जिक्र किया है। ठीक है, कुछ कवियों ने तो अपने कविता के शीर्षक को ही प्रतीकात्मक रखा है, जैसे लकड़ी का रावण, काला पहाड़, ब्रह्म राक्षस, तिलक की मूर्ति। तो देखिए इनके शीर्षकों में ही आपको बड़े ही नए प्रकार के प्रतीक, उपमान देखने को मिलते हैं। तो उदाहरण सहित आप यहाँ पे एक पंक्ति लिख सकते हैं कि मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। तो ये प्रतीकात्मक कविताएं हैं। ठीक है, इसमें आप प्रतीक देख सकते हैं। ये सन्नाटा कौन है? ये सन्नाटा वो जनता है, वो पीड़ित जनता है जिनको तकलीफ दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? लोकतंत्र दे रहे हैं। अब अगला है लोक मंगल की भावना। लोक मतलब जो लोग हैं उनके मंगल की भावना, मतलब कि लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए इनकी कविताएं हुआ करती थी। ये जो कविता लिखते थे ये स्वार्थी कवि नहीं थे, ये अपने लिए कविता नहीं लिखते थे, अपितु जो देश के जो जनता थे उनको क्या पीड़ा है, उनको क्या दुख है, उनको क्या तकलीफ है, उनके तकलीफ़ों को, उनके पीड़ाओं को अपने कविताओं में इन लोगों ने उभारा है। बहुत ही सुंदर सा उदाहरण आप इसको लिखिए कि सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर, बोरे मतलब बस्ता, बस्ता, ठीक है, कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वो मर जाएगा। यही आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे निर्मित पंथी प्यारे हैं। निर्मित मतलब कि रो, एक लाइन को कहा जाता है। ठीक है, इतना जिक्र कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कला पक्ष पर बात करेंगे। ठीक है, भाव पक्ष को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग कला पक्ष पर बात करेंगे। कला पक्ष पर मैं एक ही बिंदु दूंगा, उसी के अंदर में जो भी होगा उसका जिक्र हम लोग करेंगे। ओके, भाषा की बात करते हैं। नई कविता की भाषा की बात करें तो नई कविता की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बंधन मुक्त है। वो किसी भी व्याकरणिक या फिर कविताओं के बंधनों से बंधी नहीं है, वो बंधन मुक्त है, वाद मुक्त है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है। इन कवियों ने संस्कृत के साथ साथ विभिन्न भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। और शब्दों की बात करें तो शब्दों के चयन ने इन कविताओं पर 4 चांद लगा दिए। मतलब कि बड़े ही उच्च कोटि के शब्दों का चयन इन लोगों ने अपने कविताओं के लिए किया है। और इनकी कविताओं की सबसे बड़ी शक्ति और इनकी कविताओं की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता तो क्या है, बिंब, प्रतीक और उपमान। इसका जो इन लोगों ने प्रयोग किया, इसने इनके कविताओं में एक प्रकार से चमत्कार कर दिया, बड़ा ही कविता को प्रभावशाली बना दिया। उदाहरण सहित आप यहाँ भी एक पंक्ति लिख सकते हैं कि महंगू ने महंगाई में पैसे फूके टाई में। टाई मतलब बांधने वाला। ठीक है, तो महंगाई के ज़माने में महंगू ने क्या कर दिया कि टाई पर अपने पैसे को व्यर्थ ही खर्च कर दिया। अब आगे देखो फिर क्या हुआ। फिर भी मिली न नौकरी, औंधे पड़े चटाई में। तो इतना महंगाई के ज़माने में उसने जो कुछ अपने पास था उसको भी टाई खरीद लिया, नौकरी के लिए गया, फिर उसको नौकरी मिला क्या? नहीं, उसको नौकरी तो मिला नहीं। और क्या हुआ, उल्टा आकर वो अपने चटाई पर उल्टे पाँव लेट गया। ठीक है, औंधे का मतलब होता है उल्टा। इनके कविताओं में बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने अधिकतर
छंद मुक्त कविताएं लिखी है, ठीक है। छंदनों के बंधन में बंध कर इन लोगों ने कविताएं नहीं लिखी। इस युग की कविता जो है वो बहुत ज़्यादा लघु हुआ करती थी, लघु मानवीय हुआ करती थी। लघु का मतलब है छोटा, बहुत बड़ा बड़ा प्रबंध और खंड काव्य ये नहीं लिखते थे, ये छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। जैसे अभी मैंने थोड़ा पहले आपको सांप कविता पढ़ाई, उतना ही है वो कविता, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो बड़े छोटे छोटे कविताएं लिखते थे, लेकिन छोटी होते हुए भी बड़े ही प्रभावशाली होते थे। कबीरदास की दोहे के भांति, ठीक है, उनकी छोटी छोटी दोहे जो है बड़े प्रभावशाली होते थे बिहारी के जैसे। उसी तरह इनकी कविताएं छोटी छोटी होती थी, हालांकि छंद के बंधनों से तो मुक्त है, लेकिन बड़े ही प्रभावशाली होती थी। तो इसलिए इनकी कविताएं जो है वो लघु मानवीय हुआ करती थी। तो हम अंतिम में ऐसा कह सकते हैं कि नई कविता की बात करें तो शिल्प विधान के मामले में और कथ्य के मामले में, दोनों ही मामलों में ये कविताएं जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बनाती है अपना, ठीक है। इतना लिख लिया। चलिए अब निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताओं का ही जिक्र किया है। नई कविता में बहुत सारे विशेषताएं हैं और हम हर विशेषताओं का जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो जिक्र भले ही ना कर सके, लेकिन उनका नाम तो ले ही सकते हैं ना। तो निष्कर्ष पे ले लेते हैं। निष्कर्ष में लिखिए कि उपयुक्त जितने भी हम लोगों ने चर्चा किया, ये नई कविता के कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके अतिरिक्त नई कविता के और कुछ अन्य प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हो सकती है: सौंदर्य बोध, प्राकृतिक चित्रण, मानवतावाद दृष्टिकोण, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, पीड़ावाद, अनुभूतियों का चित्रण, फैंटेसी और आधुनिकता। नास्तिकता मतलब कि अधिकतर नए कविता के काव्य धारा के कवि लोग जो है वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ एक पंक्ति में भूल रहा हूँ कि गणेश को लड्डू खाते देखा, इस तरह से कुछ एक पंक्ति था, ठीक है। तो ये सब इस युग के इस काव्य धारा के प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। वेल गाइस, इस तरह से हम लोगों ने नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों को, प्रमुख विशेषताओं को देख लिया। आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको विषय जो है वो समझ में आया होगा और ये नोट्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर आप इस तरह से अपने परीक्षा में रहेंगे, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपको अच्छी खासी मार्क्स मिलेगी। आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो में ही आप लोगों को नोट्स देता हूं। बाद में बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF, अरे ये वीडियो है उसी में तो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना। तो कुछ लोगों का फिर ऐसा कंप्लेन होता है कि सर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसको आप क्या करिए, बड़े उसमें देखिए, छोटे में मत देखिए, उसको लैंडस्केप करिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद में इसको पोज करके HD में देखिएगा, पोज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में क्रॉप करके मेरी आवश्यकता नहीं है तो मुझे हटा दीजिए, उसके बाद उसको आप लोग अपने कलम से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये PDF भी यहीं, आपको नोट्स भी यहीं दिया जा रहा है और मेरे पास केवल उसी का नोट्स रहेगा जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप लोग कभी कभी अन्य टॉपिक पर मांगते हैं, उस पर जब मैंने अब तक काम किया नहीं है तो इसका मतलब कि उस पर मेरे पास कोई नोट्स उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कुछ बुक जरूर हो सकता है। खैर, बहरहाल अंतिम में आपसे गुजारिश है कि अब तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का विषय पर वीडियो आपको आए दिन मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे, क्योंकि अगली बार मैं किसी भी टॉपिक पर, हिंदी साहित्य से जुड़ी किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो या फिर कोई टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।